जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी हक तलफी हो रही है, सवाल करने का मौका हमें मिलना चाहिए। DGISPR साहब ने जो बातें की, सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी के वाकयात इसलिए नहीं होते कि वहां गवर्नेंस है। आप ये कहेंगे कि सिंध की सिचुएशन बेहतर है, पंजाब की सिचुएशन बेहतर है, KP की सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो ये आप तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सियासी मामला है। जो लद्दाख का लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, तो ये बहुत ताकतवर, बहुत चार्ज्ड क्राउड वाला मार्च है। तोशाखाना 2 में अब नजर आ रहा है कि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में सजा दे दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बात करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत पर, हुकूमतों पर, सूबाई हुकूमतों पर नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर बात की है, उसके हवाले से बात होगी। इसके अलावा जो लद्दाख का लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, उसके इब्तिदाई मनाजिर जो हमारे सामने आ रहे हैं वो से बहुत ताकतवर, बहुत भरपूर मार्च दिखा रहे हैं। और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये लाहौर में वो सड़कें जो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत चौड़ी नहीं हैं, उनके मनाजिर हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक मार्च है, तो ये बहुत ताकतवर, बहुत चार्ज्ड क्राउड वाला मार्च है और इसको ऐसा बनाया है हुकूमत ने। इसकी बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, इनका तोशाखाना 2 में जो बयान है वो हमारे सामने आ गया है। तोशाखाना 2 में अब हम बार बार कह रहे थे कि इस हफ्ते सजा दे दी जाएगी, अब नजर आ रहा है कि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में सजा दे दी जाएगी। इन तमाम चीजों की बात करेंगे और आपके सामने में सिचुएशन रखूंगा। पहले DGISPR साहब ने जो बातें की हैं उनमें क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट जरूर कीजिए। आप कुछ लाइक करते हैं, नहीं करते तो कमेंट करके जरूर बताइए। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ज्यादा सवालात थे, बहुत ज्यादा गुफ्तगू थी, तो मैंने जो चीजें पिक की मैं उनकी बात करता हूं। ये कहा गया ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज पेशावर अली अकबर खान साहब की जानिब से कि सहाफी इस्लामाबाद से आप लाए हैं, हमारी हक तलफी हो रही है, सवाल करने का मौका हमें मिलना चाहिए। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हो रही थी, लेकिन बड़ी तादाद में सहाफी इस्लामाबाद से इसके लिए ले जाए गए थे ISPR की जानिब से, तो इस पर शिकवा किया गया। फिर DGISPR साहब ने जो बातें की उनमें था, सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी के वाकयात इसलिए नहीं होते कि वहां गवर्नेंस है, वहां की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं। DGISPR साहब ने ये बात की। DGISPR साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए, गलत कर रहे हैं DGISPR साहब, इसलिए कि जब आप हुकूमतों का कि पंजाब में दहशतगर्दी नहीं है, सिंध में दहशतगर्दी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, तो एक आप हुकूमतों का तकाबुल कर रहे हैं, ये काम नहीं है आपका, तो आप ये काम नहीं कर सकते। दो, आप कुछ बुनियादी बातें भूल रहे हैं DG साहब। वो बुनियादी बातें ये हैं कि सिंध का बॉर्डर बलूचिस्तान से मिलता है, समंदर से मिलता है, भारत से मिलता है, पंजाब से मिलता है। तो सिंध के बॉर्डर के हवाले से जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल सिंध को वहां नहीं खड़ा करती, पंजाब को वहां नहीं खड़ा करती जहां खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त खड़ा हुआ है। आप देखिए, पंजाब का बॉर्डर भारत से मिलता है, सिंध से मिलता है, सूबों से मिलता है। तो पंजाब का बॉर्डर जहां भारत से मिलता है, सिंध का बॉर्डर जहां भारत से मिलता है, वहां टेरेन क्या है, वहां मैदान है, सहरा है और वहां पानी है। तो हमें उतना डिफिकल्ट टेरेन, जितना डिफिकल्ट टेरेन आपको, आपके ही और जिम्मेदारी के मामलात हैं ये, और हमारे जवान इसमें, हमारे सिपाही इसमें शहीद होते हैं, तो आपको खुद इस बात का हमसे बेहतर अंदाजा है कि वहां का टेरेन डिफिकल्ट है, वहां की सिचुएशन अलग है। उनका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है और वहां से ही एलिमेंट्स अंदर आ रहे हैं। उन अंदर आने वाले एलिमेंट्स को रोकना सबसे पहले DGISPR साहब आपके इदारे की जिम्मेदारी है। आप वो जिम्मेदारी अदा करते हैं, उसमें जाने जाती हैं, शहादतें होती हैं,
बॉर्डर के बारे में दुनिया भर में ये कहा जाता है कि पोरस है। अमेरिका, मैक्सिको, वहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, लोग दाखिल हो जाते हैं, हमारे यहां भी हो जाते हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर किसी से भी पहले आपके इदारे की जिम्मेदारी है उस बॉर्डर को महफूज करना। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या ऐसे एलिमेंट्स जो ये तमाम काम कर रहे हैं वो गुज़श्ता कुछ दिनों में बसाए गए हैं? ये तो हमारी मुसलसल हुकूमतों की पॉलिसी है, और उस पॉलिसी में हमें लेट 60s से अफगानिस्तान से आने वाले लोग मुसलसल नजर आते रहे हैं, अब भी नजर आते हैं। हमने अफगानिस्तान वापस लोग भेजे हैं। मैं इस पॉलिसी को सताइश करता हूं, इसकी सराहता हूं और ठीक समझता हूं। वापस भेजे जाने चाहिए ऐसे अनासिर, और जाहिर है कि अब जब आप ये कहते हैं कि उनके मुल्क में अमन हो गया तो वो अपने मुल्क में वापस जाएं। हमने उनको रखा, बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, जबरदस्त। अब आपका मुल्क ठीक हो गया है, यू मे गो नाउ, बिल्कुल ठीक पॉलिसी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन का सिंध से और पंजाब से उस तरह से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और जी साहब, ये कंपैरिजन सिक्योरिटी एनालिसिस करने वाले साबका फौजी करेंगे जो मदद कर रहे हो तो भी ठीक है, सियासतदान करेंगे एक दूसरे पर सियासी बात करते हो तो भी ठीक है। आप ये कहेंगे कि सिंध की सिचुएशन बेहतर है, पंजाब की सिचुएशन बेहतर है, केपी की सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो ये आप तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सियासी मामला है। तो एक, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपकी जानिब से जब ये होता है तो भी गलत है। फिर उसके बाद आपने कहा हमें माइक की सहूलत नहीं चाहिए, हम रोज टीवी पर आकर बयानिए का जवाब नहीं दे सकते, फौज को इस घटिया बयानबाजी, बयानियों और सियासत से पाक रखें। तो एक पहली दरखास्त ये कि अगर आपको माइक की सहूलत नहीं चाहिए तो यू आर डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाय। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये जो सियासी बयानिए ये घटिया है, तो ये अगेन सियासतदानों का काम है। आप सियासी बयानियों को घटिया मत कहें, क्योंकि ये बयानिए अवाम के लिए बाय करने या रद्द करने की चीज है कि वो इस पर अमल करें, इसको सुने, इसके जरिए वोट दें। ये आपको नहीं करना चाहिए। और आप इसको घटिया भी जब कहते हैं तो आप सियासतदानों को मौका देने की वो आपको जवाब दें। ये मौका देकर आप फौज को सियासत में दाखिल कर रहे हैं, मेरी राय में ये आपको नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको सियासत मुबारक, हमें अपनी सियासत में ना लाएं। कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। तो ये आपका काम ही नहीं कि आप कबूल करें। यानी अगर आप बात इमरान खान का नाम लिए बगैर कर रहे हैं कि अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी शख्सियत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आपको ये काम करना ही नहीं है। ये काम अवाम का है कि वो किसी को रद्द करें, कबूल करें या ना करें, तो ये काम आपका नहीं है, ये काम आप ना करें। आपसे सवाल हुआ काबुल में 4 जगह एयर स्ट्राइक की खबरें हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपने जवाब दिया अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सबूत मौजूद हैं, अवाम की जानो माल के लिए इक़दाम किए जाते रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जाएंगे। आई फुली एंडोर्स यू, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तानियों को महफूज बनाने के लिए अफगानिस्तान, भारत जहां जवाब देना है आप जवाब दीजिए, वी आर विद यू। जब आप जाने कुर्बान करते हैं, दुश्मन को ठिकाने लगाते हैं, हम दुश्मनों को ठिकाने लगाते हैं, आपको सैल्यूट है, आपको हग है, आपको प्यार है, आपको मोहब्बत है, हमारी तरफ से मिलेगी। व्हेन इट कम्स टू गिविंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हम आपसे दरखास्त करेंगे कि ये आपका काम नहीं है, ये काम आपको नहीं करना, आप ना कीजिए। फिर DGSPR साहब जो हैं उन्होंने शहदा की बात की, आप दीदा हुए। यकीन जानिए मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई ही वॉज पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, रहे हैं, और मैं खुद 2 बार ISSB होकर आया हूं। मैं सिलेक्शन चाहता था, नहीं हो सका, अल्लाह को मंजूर। लेकिन जो जामे शहादत नोश करते हैं उनको जब देखते हैं, परचम में लिपटा उनका जसद खाकी देखते हैं, उनके वालदैन को देखते हैं, उनका जज्बा देखते हैं, शहीद होने वाले को अपने जख्मी साथी के ऊपर लेटकर उसकी जान बचाते हुए गोलियां अपने बदन पर रिसीव करते हुए देखते हैं, तो मतलब आंखें अकीदत के जज्बात से भर जाती हैं। जबरदस्त। हमें आपकी ऐसी कुर्बानी के लिए हम कोई बात करें, हम इस काबिल भी नहीं है। वो कुर्बानी तो इतनी बड़ी है कि हमें उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपने ये कहा कि जो शख्स किसी गिरोह, किसी मजबूरी की वजह से, अपने फायदे की वजह से खारिजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसके पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। अव्वल, वो खुद
اس خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے یا وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے ساتھ مل کر ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ عمران خان صاحب کی جماعت یہ کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو میں یہاں اپنی رائے آپ سے عرض کر دوں۔ آپ کی یہ جو بات ہے اس کو میں بڑی حد تک درست سمجھتا ہوں، بڑی حد تک۔ دہشت گردوں کا قلعہ قمع ہونا چاہیے، وہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو، دہشت گردوں کو مارا جانا چاہیے۔ میں انڈورس کرتا ہوں اس کو۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے، تو میں اس کو اس حد تک انڈورس کرتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، شہری جان سے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو شہری جان سے نہ جائیں تو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مجھے منظور ہے۔ بچوں کی شہادتیں، عورتوں کی شہادتیں، نہتے لوگوں کی شہادتیں، ان کو معذور دیکھنا، یہ مجھے بھی منظور نہیں ہے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مجھے چاہیے۔ اپنا ملک بطور شہری مجھے محفوظ چاہیے، تو اس چیز کو، آپ کے اس اقدام کو میں سپورٹ کروں گا، میں انڈورس کروں گا۔ پی ٹی آئی جب یہ کہتی ہے کہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تو میں ان سے اس حوالے سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ جو شہری شہادتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ میری بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو بات یہ کہ کون سہولت کاری کر رہا ہے، اب اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو ٹویٹ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، یہ ٹویٹ بتاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد مذاکرات ہو رہے تھے۔ آپ آج مذاکرات کی بڑی بات کر رہے تھے، تو مذاکرات تو ہو رہے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود حکومت تھی، اب تو ہائیبرڈ ہے، کئی جگہوں پر مذاکرات ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ ہماری ریاست نے مشرف کے دور میں تو تمام پالیسیز جو ہیں وہ مشرف اور پھر اس کے بعد فوج کا ادارہ، ان کے ساتھ لگائے گئے افسران، یہ مل کر چلا رہے تھے۔ سیاستدان جو تھے ان کا بھی انتخاب ڈکٹیٹر کر رہا تھا، تو اس وقت بھی جو دہشت گرد طالبان عناصر ہیں ان سے مذاکرات ہوئے ہیں، بار بار ہوئے ہیں، اور گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اصطلاح ہم نے سنی ہے۔ ہم میدان صحافت میں بچے آئے تھے، بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں۔ پالیسیز کے نام پر ہم نے آپ کے ادارے کو بھی دہشت گردوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیر آر فوٹوز کہ جو میں آپ کو یہاں اس کے ساتھ بہت ساری دکھا سکتا ہوں، لیکن یہ تو وہ ہے کہ جن کو ہم نے کور کیا ہے، یہ کمانڈر نیک محمد، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کروں، آپ کا ادارہ اس ملک میں جانیں قربان کر کے امن کے لیے کام کر رہا ہے، یہ آپ کا ادارہ بعد میں، ہمارا ادارہ، اس ملک کا ادارہ، اس ملک کے عوام کا ادارہ پہلے ہے، کیونکہ آپ بھی جب اس ادارے میں جاتے ہیں 17، 18، 19 سال کی عمر میں کمیشن حاصل کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ اس ملک کے شہری ہیں، تو یہ فوج سے پہلے اس ملک کے لوگوں کا ادارہ ہے، اور یہ ادارہ لوگوں کو بڑا پیارا ہے۔ بٹ اگر یہ ادارہ حکومتیں بنائے گا، حکومتیں گرائے گا، سیاست میں ہوگا اور باقی چیزیں کرے گا، تو آن پیپر تو سچویشن یہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو رہا ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ حقیقت باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، اور شاید آگے بھی ہوگا۔ اس حقیقت کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ کے ادارے کی جانب سے جو شہادتیں ہوتی ہیں، ہمارے ادارے کی جانب سے، ان شہادتوں کو سلام۔ اور یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہو سکتی، یہ ڈس ایگریمنٹ ہے، رہے گا۔ پولیٹیکل انوالومنٹ اس وقت بھی ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ نہیں مانتے، آپ ڈی جی ایس پی آر ہیں، آپ کی مرضی، اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے۔ لیکن یہ دہشت گردوں کا قلعہ قمع کرنا ہے، اس پر میں ساتھ ہوں آپ کے۔ اس کے بعد لبیک کی بات، لبیک والوں کے ساتھ کیا ہوا اسی کو دیکھ لیجئے۔ وہ جمع بھی نہیں ہوئے تھے احتجاج کے لیے، تب مرکز مسجد رحمت اللہ عالمین، وہاں آپریشن شروع کر دیا گیا، شہادتیں بھی ہوئیں، زخمی بھی ہوئے لوگ، اور طاقت کا استعمال کر دیا گیا کہ انہیں آج کے مارچ سے روکا جائے۔ حاصل کیا ہوا؟ اتنی بڑی تعداد میں گولیاں چلائی گئی، آنسو گیس کے شیل چلائے گئے، اس کے بعد فل فورس لگا دی گئی، تمام تر ہم نے دیکھا کہ وینم تھا، وہ وینم نظر آ گیا۔ ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں، ویٹ کہاں سے آ گئی ہے، ان کے دن اور رات کے معمولات، ان کی وہ چیزیں جو یہ چاہیں گے کہ نہیں سامنے آئیں، یہ باتیں کر لی گئیں۔ یعنی آپ کیا سعد رضوی کی کوئی خفیہ ویڈیو ہے، کوئی قابل اعتراض ویڈیو ہے، یہاں تک بات کرنے طلال چودھری صاحب یہاں تک آ گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر ایک بار پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے، کنٹینرز راول پنڈی میں جس طرح سے لگا دیے گئے ہیں، اسلام آباد میں جس طرح سے تیاری ہے، جس طرح سے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے
मोहसिन नकवी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स, उन्होंने जो मोबाइल फोन वगैरह है ये तमाम चीजें बंद कर दी हैं, ये सब कुछ है। तो ये तमाम चीजें भी कर ली जाएं। बात ये कि लब्बैक वालों को एक बार फिर नहीं रोका जा सका। अवाम में उनकी पेनिट्रेशन, उनका सरायत कर जाना बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त है, वो निकाल लेते हैं लोगों को। उनकी सियासत से मुझे इख्तिलाफ है, और उस सियासत में वो असासों के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, मुझे इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ जो है वो आप लोगों के इदारे पर भी आता है। इसी तरह से दोबारा उस मौजू पर छोटी सी बात और, कि हमारे यहाँ ये जो 4th शेड्यूल में शामिल लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, 92 न्यूज़ का हिस्सा था मैं, तब बाकायदा तौर पर मेरे कत्ल का फतवा भी आ गया था। मेरे प्रोग्राम में अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने कोई बात कर दी थी, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई थी। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने, लेकिन बहरहाल इन तमाम लोगों को कानून, रियासत के कानून के दायरे में रहना है, रहना चाहिए, मगर एहतजाज का हक है। ये नहीं हो सकता कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है उसे एहतजाज का हक है, उसे सियासत का हक है, उसे हुकूमत में आ जाने का या हुकूमत में बिठाने का हक है, जो जीत जाए उसे हक नहीं है। ये नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी हमारे यहाँ होता है। तो दिस इज नॉट ऑन, लेकिन हो रहा है। लब्बैक वाले अब जो नजर आ रहा है, ये आएंगे, ये अपनी मंजिल तक भी आएंगे, और अगर इनको रोकने के लिए मजीद ताकत इस्तेमाल की गई तो सूरत हाल खुदा ना खास्ता खराब ही होगी। इनको एहतजाज करने दिया जाए, इनसे बात की जाए, बात करके संभाला जाए, तो ये होना चाहिए। आखिरी चीज, तोशाखाना 2 का मामला मैं आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा होने वाली है। उन लोगों ने क्या किया है तोशाखाना 2 में, अपने बयानात देते हुए मैं आपको बता देता हूं। तोशाखाना 2 केस है, 1 पहले हो चुका था, खत्म भी हो गया। तोशाखाना 2 केस, इमरान खान बुशरा बीबी के अदालत में दिए गए बयानात सामने आ गए। 29 सवालात, 29 क्वेश्चंस दोनों से ये पूछे गए। 342 का सवालनामा इमरान खान और उनकी अहलिया को दिया गया था। अब इसमें जो जवाबात दिए गए हैं, इन जवाबात में क्या कहा गया है। सवाल था, क्या 2018 में तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तोहफे से मुताल्लिक सिर्फ रिपोर्ट ना करने पर एक्शन लिया जा सकता है। तोशाखाना तहाइफ 7 से 10 मई 2021 के दरमियान वसूल किए, उस पर नैब केस बना। बयान के मुताबिक FIA के दायरे इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। इसी बुनियाद पर चौथे जाली तोशाखाना केस में मुझे और मेरी बीवी को बरी करना बनता है। कानून के मुताबिक ठीक नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं। नवंबर 2022 से मेरे खिलाफ ऐसे मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। इनामुल्लाह शाह मरकजी गवाह है, जिस पर एतमाद कुछ वजूहात की बिना पर नहीं किया जा सकता। बददियानती से 2 तनख्वाहें लेने पर इनामुल्लाह शाह को वजीर आजम ऑफिस से बरतरफ किया, कि ये जो वजीर आजम ऑफिस से भी तनख्वाह ले रहे थे, बनी गाला से भी तनख्वाह ले रहे थे। इनामुल्लाह शाह पहले नैब रेफरेंस में बतौर गवाह पेश हुआ तो बुल्गारी सेट का जिक्र तक नहीं था। बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं, बुल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को, ये वो शख्स है जो जहांगीर तरीन ने रखवाया। सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले PTI सेक्रेटेरिएट फिर वजीर आजम हाउस में भी मुलाजिम था। उसे 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया गया। इनामुल्लाह ने मुझे कीमत कम लगाने पर 3 अरब 20 करोड़ का फायदा दिया। फर्ज करें, ये कहती हैं बुशरा बीबी, मई 2021 में अगर मुझे फायदा दिया, फिर जुलाई 2021 में सिर्फ 70,000 जायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों कर दिया। यानी वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो इस शख्स को इसलिए बरतरफ कर दिया कि 70,000 ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, तो हम करोड़ों का फायदा लेने वाले 70,000 वाले को निकलवाएंगे। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस खत्म होता है जिसके हकायक ही दुरुस्त नहीं है। नैब का दायरा इख्तियार नहीं, इटली से लगाई गई कीमत को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी को माफी दी। इनामुल्लाह शाह के जरिए सुहेब अब्बासी को कम कीमत लगाने का पैगाम देने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। इस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, एक था पहले ग्राफ का ज्वेलरी सेट, उसकी भी तस्वीर दिखाई गई बंदे को और कहा गया कितने का होगा, और उस बंदे ने तस्वीर देखकर कहा इतने का होगा। बाद में झूठ निकला, फारिग हो गया। अब इसमें बुल्गारी का ज्वेलरी सेट, तस्वीर दिखाई गई बंदे को, आपने दुबई में एक ऐसे शख्स को जिसकी तालीमी काबिलियत नहीं है, जो इस वक्त वो काम ही नहीं कर रहा कि वो वैल्यू असेस कर सके, उस शख्स को ये दिखा दिया है। ऐसे होता नहीं है। और जब तोहफा आता है, यानी किसी मुल्क में तोहफा मिला, वापस आए, मिलिट्री सेक्रेटरी उसको दे दिया जाएगा, वो तोशाखाना हुक्काम को देगा, तोशाखाना हुक्काम तोशाखाना में मौजूद
ایک جو اسسمنٹ ٹیم ہے اس کو دکھائیں گے. اگر وہ اسسمنٹ ٹیم اسیس نہیں کر سکتی, باہر سے ایک بندہ آئے گا, وہ اس کی اسسمنٹ کرے گا اور دونوں کی ویلیو کو ملا کر, مارکیٹ کی ویلیو کو ملا کر ایک ویلیو نکالی جائے گی. بتایا جائے گا وزیر اعظم صاحب آپ کو یہ تحفہ لینا ہے, تو اس کی اتنی ویلیو بنتی ہے, کیونکہ تحفہ دینے والا تو عام طور پر بھی چٹ ہٹا دیتا ہے, مار کر پھینک دیتا ہے کہ برا لگتا ہے. تو اس کی اتنی ویلیو بنتی ہے مارکیٹ میں, آپ کو چاہیے تو قانون کے مطابق اتنی قیمت ادا کر کے آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ سچویشن ہے. اب اگر اس سچویشن میں کوئی یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ قیمت کم لگواؤ اور وہ لگوا دی گئی, تو ایک لسٹ ہے ملازمین کی, وہ کیا کر رہے تھے, ان کا کردار کیا تھا اور ان کا جرم کہاں ہے. ان میں سے کسی سوال کا جواب اس پوری لڑی میں موجود نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.